अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की डिस्कशन एक्स-रेज़ डायफ्रैक्शन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, वान लू ट्रीटमेंट ऑफ एक्स-रेज़ डायफ्रैक्शन, या इसको सिंपली लू ट्रीटमेंट भी कहते हैं या लू कंडीशंस भी कहते हैं, समटाइम्स इसको हम लू इक्वेशंस भी कहते हैं। ये लेक्चर जो है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रैग्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जो कि डिफरेंट जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स मौजूद होती हैं क्रिस्टल के अंदर, सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग को बतौर जो है वो स्लिट के तौर पे इस्तेमाल करके उसने डायफ्रैक्शन को स्टडी किया था। तो हमने देखना है कि क्या इसके अलावा भी कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन मौजूद है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सके, और वही जस्टिफिकेशन हमें वान लू ट्रीटमेंट में नज़र आती है। लू वान मैक्स वान लू जो साइंटिस्ट है, बहुत अहमियत है इसकी एक्स-रे डायफ्रैक्शन के हवाले से। इसने जो थ्योरी दी थी हमें, सो बुनियादी तौर पे इसने ब्रैग्स का जो रूल है, लॉ है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसकी इमेजिनेशन थी। तो इसने ये प्लेन्स को देखने की बजाय इसने एटम्स पे फोकस किया कि एटम्स जिस पे एक्स-रेज पड़ती हैं तो वो स्कैटर होती हैं। सो इंडिविजुअल एटम से जो एक्स-रे स्कैटर होती हैं, देन दे रिकम्बाइन। उसने कहा रिकम्बाइन करेंगी तो उनका इंटरफेरेंस होगा, सो उससे हमें मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो मिलेंगे। सो ये बहुत रिलेटिवली मोर सिंपल और या मोर जनरल अप्रोच है टुवर्ड एक्स-रे डायफ्रैक्शन। ठीक है। तो लू ने डायफ्रैक्शन मैक्सिमा जो है वो शो किया कि जब दो एटम से एक्स-रेज डायफ्रैक्ट होकर रिकम्बाइन होती हैं, तो कहाँ पे किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैक्सिमा हमें जो है वो मिलता है, और उसे जो है आप लो इक्वेशंस के ज़रिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्टली ये जो ट्रीटमेंट थी, जो लो इक्वेशंस थी, इनको यूज़ करके आप ब्रैग लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि दोनों की अप्रोच जो है वो एक दूसरे को वैलिडेट करती है, दोनों की वैलिडिटी इससे वेरीफाई हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि लो ट्रीटमेंट बेसिकली कैसे काम करती है, कैसे आप लो इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल वर्क है एक्चुअली ज़्यादा इसमें। तो दो एटम लिए हैं, एटम ए और बी, दे माइट बी इन द सेम प्लेन। ठीक है, एटम ए और बी जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, तो जिनसे एक्स रेज की स्कैटरिंग हो रही है, सिंगल सोर्स से मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज आ रही हैं। ये n1 यूनिट वेक्टर है जो इंसिडेंट एक्स रेज की डायरेक्शन को शो करता है, n1। ये इस पे कैप लगाई है, दिस इज फॉर यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर के बारे में आप जानते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है, जो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इंसिडेंट बीम है जिसमें पैरेलल एक्स रेज मौजूद हैं, उनकी डायरेक्शन को n1 से शो किया। उनमें से एक रे जो है वो पॉइंट ए पर पड़ी है, लुक एट माई कर्सर, पॉइंट ए पर पड़ी, और दूसरी जो है वो पॉइंट बी पर पड़ी हुई। राइट। इस पे पढ़ने के बाद दोनों ने डायफ्रैक्ट होना है। डायफ्रैक्ट होने के बाद, चूंकि डायफ्रैक्शन से पहले ये पैरेलल थी, तो आफ्टर डायफ्रैक्शन भी ये पैरेलल होंगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये जो ऑरेंज डॉटेड लाइन मैंने लगा की है, इसको रिफ्लेक्शन प्लेन के तौर पे देखें। सो जिस एंगल पे एक्स-रे इस पॉइंट पे आके स्कैटरिंग सेंटर कहेंगे, इस पे आके इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पे डायफ्रैक्ट होगी। ठीक है। सो अगर इंसिडेंट एंगल थीटा होगा, दिस वन, ये अगर आप मेरे कर्सर को गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे ये एंगल मेंशन कर रहा हूँ। सो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी थीटा होगा। सो अगर आप इंसिडेंट डायरेक्शन को कंटिन्यू रखें, आगे ले जाएं, सो इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो 2 थीटा होगा। तो इसलिए आपको ये एंगल जो है ये 2 थीटा लिखा हुआ नजर आएगा।
ठीक है। सिमिलरली पॉइंट बी से रिफ्लेक्शन होगी, सो ये रिफ्लेक्शन प्लेन है स्कैटरिंग सेंटर या डायफ्रैक्शन सेंटर बी पे। सो ए और बी पे बेसिकली दो एटम मौजूद हैं जिन पे दो एक्सरेज पड़ी हैं, पड़ने के बाद डिफ्रैक्ट हुई हैं। ठीक है। दोनों के जो एंगल हैं, डेविएशन दोनों के अंदर वो 2 थीटा के बराबर होंगी। यहाँ ये बात समझने वाली है कि एंगल को 2 थीटा क्यों लिया जाता है, थीटा क्यों नहीं लेते हैं। सो आप विद रिस्पेक्ट टू स्कैटरिंग प्लेन देखेंगे तो ये एंगल डबल है थीटा से, दैट्स व्हाई दिस इज 2 थीटा। सो इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड जो आपके पास एक्स रेज होंगी उनके दरमियान जो आपस का एंगल बनेगा दैट विल बी 2 थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें नोट करनी है मजीद। सो ये दो रेज थी जिनकी इंसिडेंट डायरेक्शन एंड 1 यूनिट वेक्टर शो करता है, जिनकी आफ्टर स्कैटर्ड बीम जो है उनकी डायरेक्शन को आप एंड 2 यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं। दोनों के लिए एक ही यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। दोनों इनिशियली भी पैरेलल थी, दोनों आफ्टर स्कैटरिंग भी पैरेलल है। नो, दे कैन रिकम्बाइन, और इनका रिकम्बिनेशन जो होगा उससे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। और कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमा किधर मिलेगा आपको, मिनिमा जो है वो आपको किधर मिलेगा। तो उसके आर्डर का भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस आर्डर में, क्योंकि उसी लाइन में जितने भी एटम होंगे उनसे जितनी भी एक्स-रे स्कैटर होंगी सब इसी एंगल पे आपको मिलेंगी। सब के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो सेम होगा। तो फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस जो है वो निकालें। तो पाथ डिफरेंस अगर आपके पास आ जाएगा तो फिर एंगुलर फॉर्म में हम उसका फेज डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने ये किया कि पॉइंट बी से बी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया रे 1 पे, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया एट पॉइंट एन, और पॉइंट ए से जो स्कैटर्ड रे 2 है इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दैट फॉल एट एल। ठीक है। सो अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी ए एम, ये देखिए ये वाला ए एम इन वेक्टर फॉर्म माइनस बी एल के बराबर होगा। ठीक है। ए एम माइनस बी एल, इनके दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है, इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया है। सो अब जहाँ भी यहाँ पे जितनी भी नोटेशंस लेबल्स इस्तेमाल किए थे सब हमने एक्सप्लेन कर दिए। N1 इंसिडेंट एक्स रेज की डायरेक्शन को शो करता है, N2 स्कैटर्ड एक्स रेज की डायरेक्शन को शो करता है। इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्स रेज के दरमियान एंगल 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है। एटम ए और बी जो कि स्कैटरिंग सेंटर या डायफ्रैक्शन सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे दो एटम हैं जो किसी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है। दोनों से एक्स रेज डायफ्रैक्ट होंगी और डायफ्रैक्टेड एक्स रेज का फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने दोनों रेज का एनालिसिस करना है कि इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा। लें जी, तो हम इसका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस है ए एम माइनस बी एल। ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। ए एम माइनस बी एल वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है। इसलिए फर्स्ट माइनस सेकंड आपने किया है बुनियादी तौर पे ए एम माइनस बी एल। ओके। सो इसको अगर आप मैथमेटिकली एक्सपेंड करें देन ए एम विल बी इक्वल टू आर डॉट एन वन। ठीक है। ये आपका वेक्टर आर है, इसी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा आर कॉस थीटा। ठीक है। आर कॉस थीटा, आर एज इट इज मौजूद है, एन वन यूनिट वेक्टर है, इसको आर डॉट एन वन, आर एन वन आर मैग्नीट्यूड, एन वन मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है। सो ए एम को आप लिख सकते हैं आर डॉट एन वन
चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, सो N2 R डॉट N2 जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस इज R डॉट N1 माइनस R डॉट N2, ठीक है। इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया, इसमें R कॉमन है, R को आप कॉमन ले लें, दैट विल बी N1 माइनस N2। N1 माइनस N2 को आपने एक कॉमन सिंगल नेम दे दिया है N, सो पाथ डिफरेंस इज R डॉट कैपिटल N, ठीक है, जबकि कैपिटल N जो है यहाँ पे N1 माइनस N2 के बराबर है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि ये n जो है ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, या n की मैग्नीट्यूड क्या होगी, क्योंकि ये होगा r मैग्नीट्यूड n मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन r एंड n, ठीक है। सो हेड टू टेल रूल के जरिए आप बड़ी आसानी से इस कैपिटल N को ड्रा कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस डायग्राम में देखते हैं। ये देखें, ये वही पॉइंट आपका पॉइंट ए है, ये इंसिडेंट एक्सरे थी, ये स्कैटरिंग प्लेन है, या रिफ्लेक्टिंग प्लेन भी कह सकते हैं आप इसको। ये डॉटेड लाइन से आपने जो शो किया है वहां पे भी हमने ड्राइव की थी। ये आपकी स्कैटर्ड बीम है, स्कैटर्ड एक्सरे है, जिसकी डायरेक्शन N2 है। सो N1 को आप जो है एक्सटेंड करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। देन दिस वेक्टर विल बी N1 माइनस N2। सिंपल हेड टू टेल रूल के जरिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज N2 प्लस N इज इक्वल टू N1, ठीक है। सो N2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो कैपिटल N विल बी इक्वल टू N1 माइनस N2, ठीक है। अब आप ज्योमेट्री से अगर इसको देखें, सो स्कैटरिंग प्लेन के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, N2 मॉड साइन थीटा, और ये जो इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर आप ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करें, दैट विल बी N1 साइन थीटा, N1 मैग्नीट्यूड साइन थीटा। N1 और N2 स्टिल आपके यूनिट वेक्टर ही हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा N1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू N2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। सो N की टोटल वैल्यू कितनी होगी, N1 साइन थीटा प्लस N2 साइन थीटा, N1 और N2 की वैल्यू यूनिटी है, ठीक है। सो वैल्यू यूनिटी पुट कर दें, ये होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर N, नॉर्मल वेक्टर N, नॉर्मल वेक्टर ये वो वेक्टर होगा जो स्कैटरिंग प्लेन या रिफ्लेक्टिंग प्लेन के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड है आपके पास 2 साइन थीटा। सो इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई। अब आप यहाँ पे सिंपली इसका डॉट प्रोडक्ट लेके पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। n की मैग्नीट्यूड r मैग्नीट्यूड n मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन r एंड n, ये आप पुट करेंगे तो आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आ जाएगा। तो इससे अब हम फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। फेज डिफरेंस एंगुलर फॉर्म में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, पाथ डिफरेंस को आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और लैम्डा से डिवाइड कर दें, ठीक है। सो रेज जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी अगर आपका पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो तो, ठीक है। सो फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू बी occur should be 2 पाई बाई लैम्डा इंटू r डॉट n। ये r डॉट n जो है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहाँ पे आप पुट कर दें तो आपके पास फेज डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। और फेज डिफरेंस से हमें पता चलता है कि जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं वो जब आप इसमें कंबाइन करेंगी तो उनका मैक्सिमा कहाँ बनेगा, राइट। तो फेज डिफरेंस का रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। पीरियोडिसिटी क्रिस्टल की अगर जहन में रखें तो सेम डायरेक्शन में जितने एटम होंगे वो सारे सेम डायरेक्शन में एक्स रेज को स्कैटर करेंगे। ये तो हमने 2 एटम लिए हैं, अगर उसी लाइन में आप n नंबर ऑफ एटम्स ड्रा कर लें तो आपके पास n स्कैटर्ड एक्स रेज होंगी। सबका फेज डिफरेंस जो है वो सेम होगा, सबकी जो रिफ्लेक्टेड रेज या डायफ्रैक्टेड रेज है उनकी डायरेक्शन सेम होगी। सो सारी आपस में कंबाइन होंगी तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन आपको
स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में आर जो है ये किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए बी सी पे लाई कर सकता है। एटम्स जो कि हमने कहा ना, ये एक लाइन में एटम मौजूद हैं सारे। ठीक है, सो वो आर की जो है वो आर के साथ ए का भी कनेक्शन बन सकता है, बी का भी कनेक्शन बन सकता है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस सी का भी कनेक्शन बन सकता है। सो ये फेज डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें अलग अलग तमाम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के लिए, लाइक पहले के अंदर केस बनेगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा, आर को आपने रिप्लेस कर दिया ए के साथ ए डॉट एन, दूसरी इक्वेशन में देखें तो बी डॉट एन, और थर्ड इक्वेशन में देखें तो सी डॉट एन के बराबर है। ठीक है, एच प्राइम एटम की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, इंटीजर है। ठीक है, जो कि बुनियादी तौर पे एन एच के बराबर है। एन कोई भी इंटीजर नंबर है जिसको आप एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डिफरेंट एटम की जाहिर है ओरिजिन से पोजीशन डिफरेंट होगी। एच प्राइम जो है वो उसकी पोजीशन है, तो 2 पाई एच प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई एन एच, या आप बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के लिए देखें तो 2 पाई के प्राइम या 2 पाई एन के। ठीक है, सो कीप इन माइंड यहाँ पे एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम ये इंटीजर्स हैं, और इनमें और एच के एल में बुनियादी डिफरेंस इस कॉमन फैक्टर एन का है जो आपने ये मेंशन किया है तमाम इक्वेशन में, 2 पाई एन एच एन के एन एल। ठीक है, तो ये आपके पास फेज डिफरेंस जो है वो आ गया तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए बी और सी के लिए। तो आपके पास 3 डिफरेंट फेज डिफरेंस हैं फॉर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल है हमारा एन, उसका एंगल अल्फा है ए के साथ, और बीटा है बी के साथ, और गैमा है सी के साथ। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना ए डॉट एन, दैट विल बी ए मैग्नीट्यूड एन मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा। एन मैग्नीट्यूड आपके पास मौजूद है साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 साइन थीटा के बराबर है। सो ए एज इट इज, ये 2 साइन थीटा आपने एडिशनली लिखा है, और ये कॉस अल्फा एज इट इज। सो दिस पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस अल्फा। सो 2 पाई बाई लैम्डा ए डॉट एन जो है ये आपके पास होता है 2 पाई एच प्राइम या 2 पाई एन एच के बराबर। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये रिलेशनशिप बनेगा, ए डॉट एन इज इक्वल टू एन एच लैम्डा, ए डॉट एन इज इक्वल टू एन एच लैम्डा। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा को आपने राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ए डॉट एन की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2a साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट एन, या आपको एन एच लैम्डा के बराबर इसको पुट कर सकते हैं, या लैम्डा एच प्राइम। ठीक है, इसी तरह बी के लिए अगर आप देखें तो 2a, यहाँ पे आप b लिख सकते हैं, अगर क्यूबिक सिस्टम हो तो ए बी सी इक्वल होते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2a साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी डॉट एन। ठीक है, आप यहाँ पे b यूज कर सकते हैं, यहाँ पे c यूज कर सकते हैं। आमतौर पे हम क्यूबिक सिस्टम को ज्यादा स्टडी करते हैं तो इसलिए इन दोनों को सेम रखा है। ठीक है, b डॉट एन इज इक्वल टू लैम्डा के प्राइम इज इक्वल टू एन के लैम्डा। इसी तरह अगर आप c के लिए c डॉट एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन एल लैम्डा। ये जो 3 इक्वेशंस हमने ड्राइव की हैं, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड लो इक्वेशंस। ठीक है, सो ये वो बुनियादी इक्वेशंस हैं जो लू की जर्नलाइज्ड ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करके हम जो है वो निकालते हैं। सो जब डिफरेंट एटम्स से, जिन्हें आप स्कैटरिंग सेंटर या डायफ्रैक्शन सेंटर कह रहे हैं, एक्सरेज की डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, सो मैक्सिमा को डिफाइन करने के लिए आपको लू इक्वेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब हमने ये देखना है कि क्या ये और जो ब्रैग्स लॉ आपने पढ़ा था, क्या ये 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, या दोनों का कोई इंटर रिलेशन मौजूद है आपस में, क्या दोनों एक दूसरे की वैलिडिटी को कंफर्म करती हैं। तो ये देखने के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे।
ब्रैग्स लॉ की तरफ जाना है तो पैरेलल प्लेन्स का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये एग्जैक्टली वही डिस्कशन है जो कि आपने इंटरप्लेनर स्पेसिंग के टॉपिक में स्टडी की थी। फर्दर डिटेल के लिए आप दोबारा से उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो उसमें हमने कहा था अल्फा बीटा गैमा ये एंगल्स हैं एन के, ये आपका वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एन है। ठीक है, तो इसका एंगल जो है ए के साथ अल्फा है, बी के साथ बीटा है और सी के साथ गैमा है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर इस्तेमाल किए जाएं तो डायरेक्शन कोसाइंस इसके होंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। सो ये आइडेंटिटी जो है आप अगर याद करें तो वहां भी हमने यूज की थी इसी डायग्राम के लिए। ठीक है, cos अल्फा cos बीटा cos गैमा हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इनके स्केयर का सम जो है वो यूनिटी के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ से हमने d की वैल्यू फाइंड की थी a/h cos अल्फा या b/k cos बीटा या c/l cos गैमा के बराबर है। सो d इज इक्वल टू a/h cos अल्फा, ये पार्ट लेता हूँ मैं इस इक्वेशन का, d इज इक्वल टू a/h cos अल्फा। h को आप d से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी dh इज इक्वल टू a cos अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो डी एच इज इक्वल टू ए cos अल्फा। अब दोबारा हम पहली जो इक्वेशन है लू इक्वेशन उस पर जाते हैं, वो थी ए डॉट एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एच प्राइम या एन एच लैम्डा। राइट, इसके अंदर ए ये मौजूद है और ये cos अल्फा मौजूद है। ए cos अल्फा की जगह पे डी एच पुट कर दिया। राइट, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, h से h कैंसिल हो गया, you get 2d sin theta is equal to n lambda। ये आपके लिए एक फेमिलियर इक्वेशन है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसको आप पहले से जानते हैं, और इस इक्वेशन को आप कहते हैं ब्रैग्स लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो इक्वेशन को यूज करके हम आसानी से ब्रैग्स लॉ को डराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब लो ट्रीटमेंट और ब्रैग्स ट्रीटमेंट बुनियादी तौर पे एक ही तरह से काम करती हैं। ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। आप इसको पढ़िएगा। इसके हवाले से अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। योर माइक्स आर ओपन। अगर आप में से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो डायग्राम थी ये लास्ट ब्रैग्स लॉ वेरिफिकेशन पे, सर इसमें दो प्लेन है, फर्स्ट का बता दें जरा, सेकंड का तो पता चल जाता है लेकिन फर्स्ट जो है उस पे बता जी दें। देखें, इसी के पैरेलल में एक प्लेन लें, जैसे ये एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, एक तो ये प्लेन है, दूसरी जो आपको साफ नजर आ रही है, ठीक है, जिस पे सी बाई एल बी बाई के और ए बाई बी इसके इंटरसेप्ट्स हैं एक्सिस पे। ठीक है, इसी के नीचे चले जाएं, एक इसी के पैरेलल प्लेन जिसमें ये पॉइंट ओ यानी आपका ओरिजिन लाई करता है। ठीक है, जैसे आपके दोनों हाथ आप एक दूसरे के पैरेलल रख लें तो एक ऊपर वाला है, एक आपका नीचे वाला हाथ, उसमें पॉइंट ओ लाई करता है, दूसरा उसके पैरेलल ऊपर पड़ा है लाइक दिस। ठीक है, एक में पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, दूसरा हाथ आपका ऐसे सामने उसके बिल्कुल पैरेलल में है। अगर आप मेरे हाथों को देखें तो जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी के? सर जहाँ पे हमने एंगल टू थीटा लिया है सर, जी बेटा, वो 2 थीटा क्यों ले रहे हैं सर, वो जरा समझाइएगा। यहाँ से भी समझ सकते हैं आप इसको। ये डायग्राम नजर आ रही है आपको? जी सर। जी देखिएगा, ये n1 इंसिडेंट एक्सरेज की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे पड़ी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये चली गई। ठीक है, n2 उसकी स्कैटर्ड एक्सरे की डायरेक्शन है। अब आप देखें कि ये जो इंसिडेंट एक्सरेज थी ये इस प्लेन पे पड़ी है, ये डॉटेड लाइन से हमने जो शो की है, जिसको इसने रिफ्लेक्टिंग प्लेन लिखा है।
इसके साथ अगर एंगल थीटा है तो जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है, ऐसे ही जी है। सर जी तो अगर अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो एक्चुअली इस लाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस डायग्राम में या यहाँ पे भी जो आपने एंगल दिखाया है वो रिफ्लेक्टिंग प्लेन के साथ एंगल नहीं है। आप देखिए इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड का अगर एंगल देखना है तो या ये वाला होगा या इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे, ये टोटल एंगल होगा इसके और इसके दरमियान। ओके ओके ठीक है। ठीक है सर सो आगे अपर एंगल भी थीटा है, लोअर एंगल भी थीटा, तो दोनों कितने हो गए? टू थीटा। या सिमिलरली आप पहले पेज पे जो मैंने डायग्राम लगा की थी इससे भी देख सकते हैं। इसमें ये ऑरेंज लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू थीटा को, जी ठीक है, सर डाइसेक्ट कर रही है, दो हिस्सों में काट रही है उसको। ओके सर जी बेटा। सर सर जी जी सर ये जो स्कैटर्ड बीम्स हैं ये तो पैरेलल है ना, तो ये इंटरफेयर कहाँ पे करेंगी? बेटा ये वेव फ्रंट है ना एक्चुअली। अगर आप पहला लेक्चर जहन में रखें तो वेव Yes, फ्रंट sir. एक पॉइंट से ओरिजिनेट करता है और इस तरह फैलते हैं सर्कल्स की फॉर्म में, यस सर। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जाके डिफरेंट डिस्टेंस पे ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं। लाइट का जो या एक्स रेज का या रेडिएशन का जो कंसेप्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन का एक्चुअल कंसेप्ट नहीं होता। स्ट्रेट लाइन सिर्फ मीन के वो उसकी कर्व है। डायरेक्शन को शो करती है। हाँ, वो वेव फ्रंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, वेव्स है ना एक्चुअली। यस सर। बेटा सर नेक्स्ट करें एक स्लाइड जहाँ पे नेक्स्ट। यस सर ये साइन पीछे करें सर। जी बेटा टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लें। यस सर ये साइन थीटा कैसे है यहाँ पे, जैसे ये बता दें। n2 और n1 सिंपल के साथ। सिंपल बहुत सिंपल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरा कर्सर Yes, आप sir. देख सकते हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आगे समझ। आगे गुड। जी बेटा कोई और क्वेश्चन? जल्दी से पूछ लें, 2-3 मिनट रह गए लेक्चर एंड होने में। सर वो जो पीछे ऑरेंज लाइंस हैं वो जस्ट ये बताने के लिए हैं कि ये एंगल हाफ है तो जी जी सिर्फ ये बताने के, रिफ्लेक्टिंग प्लेन शो की है कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन किस प्लेन से हुई है। ओके सर। जी बेटा कोई और क्वेश्चन हो किसी पे? सर नो सर। पूछना ये था कि वो जो आपने वैल्यू निकाली है ना ए डॉट एन की इक्वेशन में, उसमें वैल्यू आपने निकाली है लैम्डा एच प्राइम, और पीछे जो वैल्यू आपने साथ निकाली है ना ये वाली यहाँ पे इधर हाँ जी बेटा बोले 2 पाई एच प्राइम आप निकाली आपने वैल्यू। जी तो ये समझ नहीं आई कि मतलब इधर आप मल्टीपल इंटीजर 2 पाई यूज कर रहे हैं तो आगे लैम्डा यूज कर रहे हैं ए डॉट एन। नो लैम्डा से तो डिवाइड किया ना, ये देखें ये है, ये तो साथ फेज डिफरेंस है ना आगे जी। इससे, मतलब लुई इक्वेशन में जो आप बताइएगा किधर? इससे आगे सर नेक्स्ट ये वाली ए डॉट एन की वैल्यू सर आप लैम्डा एच प्राइम निकाल यहाँ पे। यस सर। हाँ ये तो इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई किया आपने, 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर दें, लैम्डा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, वही इक्वेशन है एज इट इज, हमने उसमें कोई चेंज नहीं की। और एच की वैल्यू है। मैंने समझा सर को लॉजिक है। नहीं बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, 2 पाई से 2 पाई काट दें, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड। जी थैंक यू सर। जी बेटा किसी और के जहन में कोई बात हो? आखिरी मिनट है हमारी। नो सर। ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर इंटरेस्ट। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।